नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कटिहार से आपको बड़ी खबर बताएं। मनिहारी थाना क्षेत्र की सीस टोला की, जहां भीषण आग लगने से करीब 24 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की घटना से करीब 50 परिवार की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है, लेकिन अगलगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनिहारी थाना क्षेत्र की, जहां आगलगी में 50 से भी ज्यादा घरों में आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। अचानक सब मजदूर तबके का लोग है, काफी गरीब लोग है, यहाँ अचानक आग लग गया। सब कटनी का समय है, फसल तैयार करने खेत में गए थे मजदूरी करने, अचानक आग लगा। लगभग 2 दर्जन से अधिक ही घर जला है। सब कुछ नहीं बचा, सब जलकर तबाह हो गया। पैसा कौड़ी बर्तन वगैरह सब कुछ ही हो गया। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को अविलंब मुआवजा मिलना चाहिए। और खबर शेखपुरा से, जहां नगर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने पहाड़ पर आग लगा दी। पहाड़ पर आग तेजी से फैल रहा है। पहाड़ पर पेड़ धूं-धूं कर जल उठा। आग लगने के बाद पहाड़ की तलहटी में बसे लोगों में दहशत का माहौल है। मौके पर अग्निशमन विभाग का दस्ता पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि आग पर शरारती तत्वों ने चिंगारी फेंकी, जिसके बाद आग भड़क गई। आग ने तेजी से पहाड़ों पर लगे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। घर है, बहुत डर लगा है बेटा। गैस उस घर में रहा है, आग इतना डर लगा है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, एकदम रोना आवा है। देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं, जो नज़ारा है वो भयावह है। और ये आग उस पार से आई है, खाड़ पर पड़ता है जहाँ मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर निर्माण शायद हो रही है सड़क के, उधर से ही आई है। क्योंकि हम लोग को जब जानकारी हुई तो मैंने अपने स्टाफ सबों को भेजा है और लोग बुझा रहे हैं। अब लगभग बुझ ही गया है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग प्रयास किए हैं। सब लोग DCLR सर, SDO सर, सब लोग आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर को STF ने गिरफ्तार कर लिया। नेपाल बॉर्डर से चुन्नू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश कुमार उर्फ चुन्नू पर 30 केस दर्ज हैं। कई सालों में चुन्नू ठाकुर फरार चल रहा था। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद चुन्नू ठाकुर के मुजफ्फरपुर स्थित घर में भी छापेमारी की गई। घर से एक पिस्टल और कई कागजात बरामद हुए हैं। चुन्नू ठाकुर की पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चुन्नू ठाकुर की पत्नी से पूछताछ लगातार जारी है। जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह, और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ था। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं, और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं, और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। खबर राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि अपराधी राजा कुमार और साहिल यादव किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इलाके में घूम रहे थे। दूसरी घटना में आरोपी सन्नी कुमार को पुलिस ने इलाके में फायरिंग करने और लोगों के बीच दहशत फैलाने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद हुई है। जो खासकला को मिला और गुप्त सूचना जो मिला उसमें ये था कि 2 लोग लोडेड पिस्टल के साथ कोई घटना को अंजाम देने वाले थे, और ये सूचना SHO ने अपने जो गश्ती थी, पेट्रोलिंग थी, उसको सूचित किया। और उसके साथ साथ हमारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी है, वो भी एक्टिव रहता है। और ये दोनों जो पेट्रोलिंग था, ये जिरिया तमोली गली, यहाँ से हमें सूचना मिला।
अगली खबर वैशाली से, जहां पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने 2 पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर गैंग का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे। एक गाछी के पास ये लोग एकत्रित हैं, पुनः किसी घटना को कायद करने वाले हैं, तो इसी को लेकर के सारी टीम को उसमें उनको नैप करने के लिए भेजा गया। तो छापामारी के क्रम में टीम में से 4 अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की टीम द्वारा सफलता प्राप्त की गई। अगली खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां बरारी थाना इलाके में पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। मुसहरी में पुलिस शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई थी और इसी दौरान पुलिस पर लोगों ने जमकर पथराव किया। पथराव में 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस ने गांव में पहुंचकर कई घरों में छापेमारी करते हुए 110 लीटर देशी शराब और शराब बनाने वाले उपकरणों को बरामद कर लिया। करीब 700 लीटर शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बरारी थाना के ही अन्य पदाधिकारीगण सूरज भूषण, केशव चंद्र, विजय पासवान और सीआईटी की भी टीम थी। बाद में अन्य जो है हम लोगों ने फोर्स उसमें दंगा भी पार्टी दिया गया है। इस बरामदगी में देसी शराब जो कि 110 लीटर बरामद किया गया है। जब पुलिस बरामद करने गई तो पुलिस पे जो कुछ अपराधियों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया। इसमें 3 अपराधी जो रंजन मांझी, पिता पंडित मांझी, दूसरा भिखारी रिख्यासन, तीसरा मनीष मांझी, ये तीनों वहीं के रहने वाले हैं। तीनों को गिरफ्तार। वहीं लखीसराय पुलिस ने पशु तस्करी के बहुत बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए 5 पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ चौक इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 6 कंटेनर में लदे करीब 200 मवेशियों को बरामद किया है। पशु तस्कर मवेशी को गया से बांका ले जा रहे थे और तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 तस्करों को मवेशी के साथ गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से पशु तस्करों पर कार्रवाई की मांग की है। कंटेनर को रोका गया तो उसमें कई एक मवेशियों को लदा हुआ पाया गया। इसी क्रम में 4-5 कंटेनर और पहुंच गए, तो उसको भी देखा गया तो उसमें भी मवेशी लदा हुआ था। इन लोगों से जब पूछताछ की गई, जिसकी गिरफ्तारी हुई कुछ ड्राइवर की, कुल 4 व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। तो उन लोगों ने बतलाया कि मवेशी को हम लोग धनबाद में लोड किए थे, बांका ले जाना था। ये हमारी अस्मिता को चुनौती दे रही है, हमारी हिंदू भावनाओं से खेले जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रैकेट हैं जो इस खेल को खेल रहे हैं इस जिले के अंदर में। जब मैं विपक्ष में था, विगत 4-5 महीने में अनेकों केस FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन उस समय ये उद्भेदन नहीं हो सका है। आरा में वाहन चेकिंग के दौरान SUV गाड़ी से 4,50,000 रुपए कैश जब्त कर लिए गए। बड़हरा CO थाने के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान SUV गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 4,50,000 रुपए कैश जब्त किए गए। जब इस पैसे के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था, जिसके बाद पैसे को जब्त कर पुलिस थाने ले आई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। और बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए आदेश से शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना हुआ है। के पाठक ने शिक्षकों को ईद के दिन भी ट्रेनिंग लेने के आदेश दिए हैं। बिहार सरकार के इस आदेश से बिहार के सरकारी शिक्षकों में काफी नाराजगी है, जिसको लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कह दी है। आदेश पर अगर दोबारा विचार विमर्श नहीं किया गया तो शिक्षक इस मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रतिशत शिक्षकों को छोड़कर कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय नहीं जाएंगे। और सरकार, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। सरकार हम लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रही है। हमारा काम आंदोलन करना नहीं है, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना। लेकिन सरकार हम लोगों के टैलेंट को, हम लोगों के सोच को दूसरी तरफ ले जाना चाह रही है, इस तरह का तानाशाही आदेश देकर। और के पाठक के फैसले पर सवाल, इमारती शरिया सामने आ गया है। ईद में शिक्षकों की ट्रेनिंग का विरोध, इमारती शरिया के महासचिव ने पत्र लिख डाला है। मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया। आवासीय प्रशिक्षण की तारीख बदलने की मांग की गई है और कल से शिक्षकों की ट्रेनिंग हो रही है।
इमारती शरिया की यही डिमांड है कि ईद पर देश भर में छुट्टी घोषित होगी। मुसलमान शिक्षक नहीं मना पाएंगे ईद। 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है और इसी को लेकर इमारती शरिया की तरफ से ये दरख्वास्त की गई है शिक्षा विभाग को कि आप इन दिनों छुट्टी जरूर दें, क्योंकि इस दिन देश भर में ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और अगर शिक्षक ट्रेनिंग में शामिल होते हैं तो वो अपने त्योहार को नहीं मना पाएंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? इमारती शरिया की तरफ से जो पत्र लिखा गया उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से यानी बिहार सरकार ने जो छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है 2024 का, उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से जो है 11 अप्रैल को छुट्टी घोषित है, लेकिन 8 तारीख से यानी कल से जो है 13 अप्रैल तक शिक्षकों के लिए आवासीय प्रशिक्षण रखा गया है और जिसमें जो मुसलमान शिक्षक हैं उन्हें भी शामिल होना है। ऐसे में इमारत शरिया जो है सामने आया है और इसके बाद इमारत शरिया के जो महासचिव हैं मोहम्मद शिबली अल कासमी, इन्होंने अब मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि अब जो ट्रेनिंग सेशन है इससे बदलाव किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से तिथि जो है परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो ईद नहीं मना पाएंगे। ईद उल फितर जो है उसको लेकर शिक्षक पहले इस तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग सेशन है इसका विरोध भी शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग की तरफ से हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन मुख्य सचिव का क्या आदेश आता है कल तक इंतजार करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें। महागठबंधन में शामिल होने के बाद वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी चुनावी अभियान में जुट गए हैं। मुकेश सहनी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें रोड पर लाकर रख दिया है, लेकिन एक बार फिर वो मजबूती से महागठबंधन के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए उनकी पार्टी बनी है। मुकेश सहनी ने पीएम पर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगा दिया। मुकेश सहनी की पार्टी गोपालगंज, मोतिहारी, झंझारपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने कहा कि 102 दिन में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देंगे। मुकेश सहनी से बातचीत की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद इलेक्शन कैंपेन में जुट गए हैं। सीधी बातचीत करते हैं, हमारे साथ मुकेश सहनी खुद हैं। अब लग रहा है कि चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं, क्या तैयारी है? नहीं, एकदम मजबूती से तैयारी तो पिछले 2 साल से जब से भाजपा हमें रोड पे लाए तब से अब तक हम रोड पे ही हैं, अपने लोगों के बीच में थे। संकल्प यात्रा के माध्यम से एक एक निषाद के घर पे जाके उनके हक अधिकार की बात करके उनके अपने हक अधिकार, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया और रोड पे ही मैं था। और अभी भी फिर प्रचार हो रहा, तो निश्चित तौर पर चुनाव का जो बिगुल फूंक चुका है तो इसमें प्रचार में लगे हुए हैं। जो हमारी पार्टी है वो एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए ही हमारी पार्टी बनी। पहले तो निषाद विकास संघ सामाजिक संगठन बनाया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बना। अब मजबूती उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े कि अगर बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है एससी का, या दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को एससी का आरक्षण है, तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह हमेशा करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे और उनको जब भी जरूरत पड़ा, चाहे 2014 में, 2015 में या 2020 में, हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमेशा वादा किए कि हम आपका समस्या को दूर करेंगे, हमारा समय अभी है चुनाव का, ये निकल जाता तो आपका काम करेंगे। लेकिन जब भी उनका समय निकल गया, उनके जब अच्छे दिन आ जाते तो भूल जाते कि कोई निषाद है, मल्ला है, जो उनकी भी समस्या है। आपने काफी वेट एंड वॉच किया एनडीए तरफ से, क्या लग रहा है? सिग्नल आरक्षण हमें दे दे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और जब दिसंबर महीना में बातचीत हुआ मजबूती से, उन्होंने निर्णय भी लिया था कि हम शीतकालीन सत्र में आरक्षण लागू करेंगे, पटल पे लाएंगे और हम उम्मीद कर रहे थे कि होंगे। लेकिन खैर उस समय में वो कमजोर थे, नीतीश जी उनके साथ नहीं थे, लेकिन नीतीश जी पलटी मार गए। शर्त जो है हो सकता है वही रीजन हो कि आप एनडीए में शामिल ना हो सके, जो शर्त आपने 100%। अभी मांझी जी एक टिकट पे सीट पे समझौता कर लिया, कुशवाहा जी एक सीट पे समझौता कर लिया, हमको भी तो दे ही रहा था, हमने नहीं किया। हमने डे 1 से हमने कहा में रहे घाटे में रहे, नहीं हम फायदे में है, फायदा घाटा की बात नहीं होता, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जिन जिन सीटों पर चर्चा हुई है, जिन जिन सीटों की घोषणा हुई है, कौन कौन सी सीटें आपकी एक बार फिर से बता दीजिए, उम्मीदवार कौन कौन होंगे ये भी बता दीजिए। गोपालगंज एक है सीट है, मोतिहारी का एक सीट है और झंझारपुर की सीट है। और सीट पर हम समीकरण बना रहे हैं, लगता है 1 से 2 दिन में हम कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर लेंगे। आपका दावा क्या कह रहा है? नहीं, मेरा दावा यही है, मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए जनता मालिक है
और आज अगर हम 40 का 40 सीट अगर बोले तो कहीं ना कहीं जनता का अपमान होगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ मुकेश सहनी थे और इन्होंने साफ कहा है कि अभी जनता पर निर्भर करता है और हम जनता पर ही छोड़ते हैं। इन्होंने साफ ये भी कहा है कि हम कोई ज्योतिष नहीं है कि हम ये बता दें कि कितनी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। जनता जानती है और जनता ही निर्णय लेगी कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और 4 दिन में दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा की धरती से खूब गरजे। पीएम के निशाने पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस सबसे ज्यादा रही है। पीएम मोदी ने जहां बिहार के विकास की चर्चा की, वहीं एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज को भी याद दिला दिया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की जमकर तारीफ की है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। नवादा में पीएम मोदी की बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा के मंच से इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। मोदी ने एक बार फिर बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिलाई। बिहार और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवादा के मंच से सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के पथ पर लाने में नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी के प्रयास बहुत मददगार रहे हैं। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं 2005 से पहले के लालू राबड़ी शासन की याद लोगों को जरूर दिलाते हैं। ये वही दौर था जब बिहार में अपराध की घटनाएं खूब होती थी। आरोप तो यहाँ तक लगता है कि उस दौर में अपहरण उद्योग का रूप ले चुका था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार सीएम और सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने और कानून व्यवस्था की स्थिति बदल गई। यही वजह है कि पीएम ने नवादा के मंच से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की तारीफ की। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से रवि एस नारायण और अनिल विशाल की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। चुनाव मैदान में लालू प्रसाद की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी खूब पसीने बहा रही है। रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के वादे पर उनको घेरा और कहा कि अब की बार बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। तो बड़ी बहन मीसा भारती ने कहा कि एनडीए के नेताओं के पास कोई और मुद्दा नहीं है। हाँ, पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है। 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है। तो जनता को जवाब दें वो क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, वो इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया से। चाय का दुकान बंद है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हम किसानों की एमएसपी लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे। महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।